हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने जो बीते सप्ताह यानी कि पिछली बार आपसे जो हमने सवाल पूछा था, तो पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश की सीमा केवल भारत और म्यांमार से स्पर्श करती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में हाल ही में आरक्षण को लेकर अस्थिरता व्याप्त है। यहां पे विकल्प है केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए, बांग्लादेश में अस्थिरता की बात करें तो ये हर कोई जानता है कि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना अब वहां की प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां तक की नौबत ये आ गई कि उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा और उसके बाद अब वो कहीं और शरण लेना चाहती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि तख्ता पलट हुआ क्यों। तख्ता पलट हुआ, वहां पर आरक्षण का एक मुद्दा बहुत ही गंभीर बना और वहां पर आरक्षण का मुद्दा जो बना वो इस प्रकार से था कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को नौकरी और शिक्षा में 30% का आरक्षण दिया गया। इतने साल में 2 पीढ़ियों को वह फायदा मिल चुका था और उसके बाद यहाँ वहां की राजनीति में बात कही गई कि अब चूंकि 2 पीढ़ियों को फायदा मिल चुका है और 30% का आरक्षण बहुत ज्यादा था तो वह नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि 2018 में वहां की सरकार ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने आरक्षण फिर से शुरू कर दिया। आरक्षण शुरू किया, उसकी वजह से विरोध हर तरह देखने का मिलने लगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और 30% के आरक्षण को 5% तक कर दिया जाता है। लेकिन विरोध इतना व्यापक हो चुका था कि सरकार को, यानी कि सरकार की जो मुखिया थी, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और सरकार गिर गई। अब जो नई सरकार देखने को मिल रही है, उस सरकार में जो अंतरिम सरकार की बात करें तो जो प्रमुख जिसे चुना गया है वो है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें याद करिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पहले हमने इस पर जिक्र किया था। वहां पर बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है। और पहला वाला देखिए तो बांग्लादेश की सीमा केवल भारत और म्यांमार से स्पर्श करती है। क्या यह बात सही है या नहीं है, एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। अब देखिए, भारत के नक्शे के साथ ही बांग्लादेश का नक्शा लगा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। अब आप देखें तो यहां पर तो हमें भारत दिखाई देता है, ये भी भारत का हिस्सा है। बीच में देखिए तो यह पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आने की वजह से ना यह भूटान से अपनी सीमा साझा करता है, ना यह नेपाल से। और यहां पर आप देखें तो म्यांमार से तो करता है, लेकिन म्यांमार के अलावा और किसी से नहीं करता। तो 2 ही देश हैं जिससे करता है, एक है भारत और दूसरा है म्यांमार। तो हम देखें तो यह स्टेटमेंट हमारा पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही था। तो सी हमारा सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है लेबनान से संबंधित। लेबनान और उसके आसपास का इजराइल का क्षेत्र पिछले कई समय से देखा जाए तो चर्चा में रहा है। कुछ ना कुछ वजह से वह लगातार खबरों में बना हुआ है। तो उन जगहों को हम बार बार देखते हैं, समझते हैं। अब एक बार फिर से देखिए कि इसकी सीमा इजराइल, जॉर्डन और सीरिया से मिलती है। फिर दूसरा है लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है जो जॉर्डन और लेबनान की सीमा निर्धारित करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर लेबनान की सीमा लगती किससे किससे है, फिर हम देखते हैं कौन से या कितने कथन सही हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए लेबनान कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम एशिया की तरफ आएंगे और उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे पास में जाते हैं तो देखिए आपको ये क्षेत्र मिलेगा इजराइल वाला। और इजराइल के थोड़ा और उत्तर में जाएंगे तो लेबनान मिलेगा, यहां पर मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। थोड़ा और पास से इसको देख लेते हैं तो ये देखिए ये वो क्षेत्र है जहां पे मैंने मार्क किया है, ये लेबनान का है। और इसके नीचे यानी कि दक्षिण में यहां पर मौजूद है इजराइल। और इसके उत्तर में आप देखें और उत्तर पूर्व में देखें तो सीरिया दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पे भूमध्य सागर है। अब जॉर्डन देखिए, जॉर्डन यहाँ पे है, यह इजराइल के पूर्व में है और जॉर्डन जो है वह इससे जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है लेबनान से, तो सिर्फ सीरिया और इजराइल। और हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 नाम आए थे, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया। तो सीरिया तो है, इजराइल तो है, लेकिन जॉर्डन नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर है कि लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है और लेबनान की सीमा जॉर्डन के साथ बनाती। अरे जॉर्डन और लेबनान तो आपस में जुड़ते ही नहीं, तो सीमा कहां से बनाएगी। तो यही पे बात गलत साबित हो जाती है। फिर भी लितानी नदी को हम देख लेते हैं। लितानी नदी जो है
आप एक बार पास से देखिए इसमें, तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से ये है, और ये आगे बढ़ते हुए जाती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। और ये बड़ी तो है लेकिन जॉर्डन के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट हमारा पहला वाला तो हम देखें तो सही था, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो गया। तो ऐसे में कितने कथन सही हैं? केवल पहला वाला भी गलत था, दूसरा वाला भी गलत है, यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं है। तो ऐसे में ना तो एक ना तो दो। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जुड़ा हुआ है ग्रीस की सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है। अब देखिए अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की। ग्रीस पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए ग्रीस है कहाँ पे, आसपास के कौन से क्षेत्र हैं उसके, फिर उस हिसाब से हम बताएंगे कूट का उपयोग करके कि सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रीस के आसपास में कौन कौन देखने को मिलता है। एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहले देखिए तो ये हमें दिखाई देगा अल्बेनिया के साथ ग्रीस लगा हुआ है, ये पूरा ग्रीस का क्षेत्र है। अल्बेनिया से आगे बढ़ते हैं तो देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये बुल्गारिया है, और फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखेंगे ये तुर्की का क्षेत्र है। हालांकि तुर्की आप यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो क्षेत्र सीमा बनाता है ग्रीस के साथ में वो यहाँ वाला क्षेत्र है, जो ये तुर्की का ही है। तो तुर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और उसके अलावा अल्बानिया, और इसके तरफ देखें तो मेडिटेरियन सी दिखाई देगा, एजियन सी दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे सवाल में देखिए क्या पूछ रहा था, हमें सवाल के हिसाब से समझना होगा। अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, तुर्की और बुल्गारिया, हमें ये सारे नाम मिल चुके हैं। अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की, चारों के चारों मिले हैं। तो हमें क्या बताना है, कितने ग्रीस के साथ सीमा किसके किसके साथ लगती है, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4, यानी कि सभी के साथ लगती है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। लीबिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर या अल्जीरिया। अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर क्या होगा, यानी कि लीबिया की सीमा किससे किससे लगती है। तो लीबिया है कहाँ पे? देखिए लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर की तरफ है और भूमध्य सागर से लगा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। ये आपके पास लीबिया है, अब किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? देखिए ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, फिर यहाँ पे देखिए ये सूडान के साथ बना रहा है और ये इजिप्ट के साथ बना रहा है, मिस्र के साथ। तो अब यहाँ पे आप देखिए मिस्र हमें मिला, चाड भी हमें मिला, अल्जीरिया भी मिला, नाइजर भी मिला, सूडान भी मिला, ये सारे हमें मिलते हैं यहाँ पे। देखिए अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, अगर सारे के सारे मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सही जवाब होगा 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा सही जवाब है डी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित ज्वालामुखियों के युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 यहाँ पे सही सुमेलित हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन से हैं। पहले माउंट फुजी को देखते हैं। तो माउंट फुजी देखिए जापान में है, सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको दिखाई देता है जापान, और यहीं पर हमें मेन लैंड पे दिखाई देगा माउंट फुजी। तो पहला वाला तो सही है, तो हमें क्या जानना है कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा गलत है। तो दूसरा देखते हैं, माउंट एटना देखते हैं। माउंट एटना देखिए इटली का ही एक द्वीप है सिसिली, और सिसिली में है माउंट एटना। तो सिसिली इटली का पार्ट है और यहाँ पे माउंट एटना है, और यहाँ पे लिखा है माउंट एटना इटली, तो यह सही है। फिर उसके बाद माउंट विशुवियस और इटली। अब माउंट विशुवियस है कि नहीं है? देखिए इटली का जो मेन लैंड है ये तो सिसिली है और ये मेन लैंड है, यहाँ पे माउंट विशुवियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इटली में ये भी है, तो यह भी सही है। तो सीधी सी बात है चौथा वाला गलत होगा। अगर गलत है या सही है जो भी है देखते हैं, और कहाँ पे है ये भी देखते हैं। माउंट किया कहाँ पे है? माउंट किया है हवाई में, और हवाई द्वीप का संबंध किससे है? अमेरिका से है, पैसिफिक ओशियन में। और यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में तो लिखा हुआ है चीन, जबकि ये गलत है। तो हमें यही जानना था गलत कौन सा है, तो डी गलत है और यही हमारा सही जवाब है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। फ्रांस की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ स्पर्श करती है? फ्रांस में अभी ओलंपिक चल रहा है, और ओलंपिक चलने की वजह से फ्रांस की अवस्थिति का अंदाजा हमें होना चाहिए। अब देखिए बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, अंडोरा, 5 विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 5 है और 3 4 5 है और 2 और 3 है या उपरोक्त सभी है। चलिए फ्रांस को हम देखते हैं। सबसे पहले ये बड़ा सा क्षेत्र आपको फ्रांस का दिखाई दे रहा है, यूरोप के पश्चिम में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अटलांटिक ओशियन है, फिर यहाँ पे देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है ऊपर,
लेकिन बीच में वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल भी दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी देशों की बात हो रही है, तो यूके तो है भी नहीं और यहाँ विकल्प में भी नहीं है। एक तरफ से देखते हैं कौन कौन से हैं, पहले ये समझ जाइए। बेल्जियम देखिए ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे ये क्षेत्र दिखाई दे रहा, ये लग्जमबर्ग है छोटा सा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए जर्मनी दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्विट्जरलैंड दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ते हैं इटली दिखाई देता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा देश है ये अंडोरा, और उसके अलावा इसके पहले और इसके आगे देखें तो यहाँ पे स्पेन दिखाई देता है। तो अंडोरा और लग्जमबर्ग देखिए छोटा छोटा सा है, लेकिन है। अब अंडोरा है और लग्जमबर्ग है, तो 4 और 5 होने चाहिए हमारे विकल्पों में। तो 4 और 5 तो यहाँ भी है और कहीं नहीं है, ए और सी में नहीं है, या तो डी होगा या तो बी होगा। तो बाकी भी मिला लेते हैं। तो बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली है कि नहीं है, अब देख लीजिए, एक एक करके देखना है। बेल्जियम ये है, इटली ये है, स्विट्जरलैंड ये है, लगा हुआ है। सारे के सारे हमें मिल गए। अगर हमें सारे मिल गए हैं तो हम क्या बोलेंगे सही जवाब में, कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। लाओस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसका पूर्वी सिरा दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद कर्क रेखा लाओस के उत्तरी सिरे से होकर गुजरती है। दोनों ही हमें चेक करना होगा, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। चलिए अब देखिए, लाओस है कहाँ पे, देखिए थाईलैंड के उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको दिखाई दे जाएगा लाओस, यानी कि एशिया में है। अब देखिए यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और देखिए ये लाओस जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लाओस है। बीच में आप देखिए गैप है वियतनाम का। इसकी वजह से हम जो पहला स्टेटमेंट देखें कि दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा साझा करता है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, कर्क रेखा लाओस के उत्तरी सिरे से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा जो है लाओस के उत्तरी सिरे से अगर होकर गुजरती है, तो हम यानी कि लाओस से गुजर रही है, ये बात स्पष्ट हो गई, भले उत्तरी सिरे से गुजर रही हो। तो कर्क रेखा लाओस से गुजरती है कि नहीं, पहले यही पता कर लेते हैं, फिर तो उत्तरी सिरा आगे की बात है। तो आप देखिए जितने भी देश से कर्क रेखा गुजरती है, सारे नाम आपके सामने हैं। अगर हम देखें तो यहाँ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको दिखाई दे जाएगा, फिर आगे बहामास हो जाएगा, फिर यहाँ पे अफ्रीका के बहुत सारे देश दिख जाएंगे। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन एशिया में अगर हम फोकस करें सिर्फ, तो देखिए हम सऊदी अरेबिया से आगे बढ़ते हुए, यूएई से आगे बढ़ते हुए, ओमान से आगे बढ़ते हुए जब इंडिया में आते हैं, इंडिया से हम बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश से हम म्यांमार में आते हैं। म्यांमार के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम ताइवान में भी मिल जाएंगे, यानी कि लाओस देखिए छूट रहा है। लाओस अगर होता तो यहाँ पे आपको मैं नाम वो भी दिखाता। तो यह जो है यह आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाओस से स्पष्ट नहीं करता है। तो लाओस से अगर स्पष्ट नहीं कर रहा तो उत्तरी सिरे से भी स्पष्ट नहीं कर रहा, ये बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले वाला तो गलत था ही। तो यहाँ पे कौन सा है, कौन से कथन सही है, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, तो उत्तर हो गया डी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाकी 3 जो सही हैं वो कौन से हैं। ग्रेट लेक्स में सबसे उत्तर में लेक सुपीरियर स्थित है, पहली बात। फिर दूसरी बात, मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिर उसके बाद ये 5 झीलें पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ क्षेत्र बनाते हैं। फिर उसके बाद इन 5 झीलों में से ह्यूरॉन झील गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। अब चलिए इन चारों को हम देखते हैं बहुत ही अच्छे से विस्तार से। सबसे पहले बात समझिए, ये ग्रेट लेक्स क्या है, कुछ झीलों का समूह है जो कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर दिखाई दे जाएंगी, और अपने आप में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों के समूह के रूप में ये जाने जाती हैं। तो अब यहाँ पे चलिए एक एक करके देखिए, स्टेटमेंट्स के हम उत्तर भी निकालते जाएंगे, कौन से सही है कौन से सही नहीं है। अब देखिए लेक सुपीरियर दिखाई देगा, लेक मिशिगन दिखाई देगा, लेक ह्यूरॉन दिखाई देगा, लेक एरी दिखाई देगा, लेक ओंटारियो दिखाई देगा। ये 5 लेक हैं, और इन 5 लेकों को ही मिलाकर देखिए आपस में सब कनेक्टेड दिखाई देंगे, और ये आगे चल के फिर कहाँ पहुंचते हैं मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ये है कनेक्टेड और मीठे पानी के हैं। अब ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है, उसकी सीमा पर है। लेकिन एक ऐसा आप देखें तो ये जो आप हल्के लाल रंग में शायद ये नीचे का देख रहे होंगे और ऊपर लाइट कलर में है, तो एक झील है लेक मिशिगन। आप ये अगर देखें तो ये पूरी की पूरी यूएसए में है,
बाकी देखें तो सीमा पर है, लेक सुपीरियर दोनों तरफ है। उसके अलावा देखें तो लेक ह्यूरॉन दोनों तरफ है। लेक इरी देखिए कनाडा अमेरिका दोनों तरफ है। लेक ओंटारियो कनाडा अमेरिका दोनों तरफ है। लेकिन लेक मिशिगन पूरी की तरह यह अमेरिका में है। तो सवाल में कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेट लेक की कौन सी झील सिर्फ अमेरिका में है, तो आप क्या कहेंगे? लेक मिशिगन। अब यहाँ पे देखिए मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये बात सही थी ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्रेट लेक्स में सबसे उत्तर में लेक सुपीरियर स्थित है। क्या सच में ऐसा है? ये देखिए लेक सुपीरियर है और सबसे उत्तर में जा रहा है, तो ये पहला वाला भी सही है। फिर तीसरा वाला देखिए, ये 5 झीलें पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ क्षेत्र बनाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हमें पता चल गया है, यही गलत होगा चौथा। देख लेते हैं, इन 5 झीलों में से ह्यूरॉन झील गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। इन 5 झीलों की बात कर रहा है, इन 5 के अलावा की बात नहीं कर रहा है। इनमें से सबसे गहरी झील है कौन सी? ह्यूरॉन, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेक सुपीरियर सबसे गहरी है इन 5 झीलों में। कितनी गहरी है? 183 मीटर 601 फीट। अब यहां पे देखिए सबसे गहरी आपको कौन सी दिखाई दे गई? यहां पे लेक सुपीरियर। और सबसे अगर सवाल देखिए बने पूछ ले कि सबसे गहरी कौन सी है, तो आप बोलेंगे लेक सुपीरियर है। सबसे दक्षिण में कौन सी है, सॉरी सबसे पश्चिम में कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे उत्तर में भी है और सबसे पश्चिम में भी है, तो आप नाम लेंगे लेक सुपीरियर। अब उसके अलावा देखिए नाम ये ले ले कि इसमें से सबसे पहले और समुद्र में जाने के लिए सबसे बाद में कौन सी है, तो हम देखेंगे तो लेक ओंटारियो हमें दिखाई देगी। सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए झील में पानी आ रहा है और पानी आगे बढ़ते जा रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग और पानी आता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं लेक सुपीरियर से। लेक सुपीरियर से हम लेक ह्यूरॉन में आएंगे। लेक ह्यूरॉन से हम यहीं पे लेक मिशिगन में आएंगे। लेक मिशिगन से फिर हम लेक इरी में आएंगे, ये लेक इरी का क्षेत्र है। फिर हम लेक ओंटारियो में आएंगे और फिर उसके बाद यहां से एक नदी शुरू होगी, नदी का नाम होगा सेंट लॉरेंस रिवर, और ये सेंट लॉरेंस रिवर जाएगी अटलांटिक ओशियन में, और उसके पहले गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इसका प्रवाह कहां से है? पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देता है। अब यहां पे हमें उत्तर मिल चुका है, लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे एक तो मिशिगन वाली बात मैंने बताई, दूसरी कि आप देखें जो सुपीरियर झील है आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे गहरी बनी हुई है, सुपीरियर झील आयतन के हिसाब से। लेकिन यहां पे देखिए इनमें से बता रहा है, ठीक है, इन 5 झीलों में से। अब आपको ये बात याद रखना है कि एक झील है बैकाल झील। बैकाल झील आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, लेकिन तल के क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है। उसके बाद देखिए इन 5 झीलों में से बात की जाए तो जो सबसे छोटी झील है वह कौन सी है? आयतन के हिसाब से एरी झील है। लेकिन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो जो ओंटारियो झील है आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी। तो एक आयतन की बात होती है और एक क्षेत्रफल की। तो आपको पता रहे कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो सुपीरियर हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है ओवरऑल दुनिया में, वैसे इन 5 में से आयतन के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। फिर आप देखिए मिशिगन में आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरी, और पूरी तरह से यूएसए में स्थित एकमात्र झील। तो मिशिगन आपको याद रहेगा, ये भूलना नहीं है आपको। फिर ह्यूरॉन देखिए आयतन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी। तो यहाँ पे जो बीच में है ना जानकारी वो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पहले नंबर पे है, जो सबसे आखिरी नंबर पे है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा इरी सबसे छोटी है आयतन के हिसाब से, और जो एंटोरियो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। यहां से भी कुछ सवाल बन सकते हैं। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बेनिन देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।